आपने ये चैप्टर 2 अपन देख रहे थे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, चैप्टर 2 है ना। तो चैप्टर 2 के अंदर अपन ने एग्रीकल्चर है, पहला वीडियो अपन ने देख लिया है, जिसके अंदर अपन ने योगदान की बातें करी, वृद्धि दर की बातें करी, उप क्षेत्र का योगदान और वृद्धि दर की बातें करी। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं इसके अंदर भू उपयोग, लैंड यूटिलाइजेशन, ये बिंदु संख्या 3 है। देखो ये जो बिंदु संख्या 3 मार्किंग जैसे चल रही है ना, तो मैंने जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है ओरिजिनल वाला वही आपके पास है, तो उसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर रखी है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो पीडीएफ से आप ये नंबरिंग उसमें डाल देना, है ना। और बाकी इकोनॉमिक सर्वे में जैसे जैसे चीज़ें जची हुई हैं उसी का अकॉर्डिंग अपन सारा चल रहा है। तो लैंड यूज, लैंड यूटिलाइजेशन की अपन जैसे जो पूरा क्षेत्रफल राजस्थान का जैसे देखते हैं, तो वो किस किस हिसाब से वो लैंड यूज आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा जो यूज आता है वो है क्या है, अपन जैसे देखते हैं कि शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, नेट सोन एरिया, ये है 54%, ठीक है ना। नेट सोन एरिया शुद्ध है ना, ये नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया, ये नीचे आप जैसे टेबल देखोगे तो यहाँ मैंने लिख रखा है शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल, और दूसरा होता है कुल या सकल बोया गया क्षेत्रफल। ये क्या होता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो ये क्या है, जैसे इधर देखो, जैसे ये भूमि का एक टुकड़ा है ये, ठीक है ना। तो मैंने सर्दियों में इसके ऊपर ली रबी की फसल, और जब मानसून आया बाद में तो मैंने ली इस पर खरीफ की फसल, है ना। मानसून बेस्ड जो फसल होती है उसको खरीफ बोलते हैं। तो याद कैसे रहेगा, ख से खफा, तो मानसून खफा करता है अपने को कि कभी आएगा कभी नहीं आएगा, और ख से खरीफ है, तो मानसून बेस्ड जो फसल होती है वो खरीफ है। क्योंकि ये ऐसा फैक्ट है जो अपन को बिल्कुल गोली कटाना चाहिए। अगर इस फैक्ट में अपन सोचते हैं तो जब खास तौर पे इंटरव्यू में जैसे एग्जामिनर के सामने इंटरव्यू के सामने सोचते हैं तो बहुत गलत इफेक्ट जाता है। मानसून बेस्ड कौन सी फसल होती है, तो आपने एक बार बोल दिया रबी, मैंने नहीं सर खरीफ, अगली बार फैक्ट, ठीक है। तो रबी और खरीफ, तो ये मैं बता रहा था, ये एक अपनी भूमि का टुकड़ा है। पहले ली रबी की फसल, फिर ली अपन ने खरीफ की फसल, ठीक है। इन एक ही भूमि के टुकड़ों पे लिए अपन ने, लेकिन दो फसलें ली हैं, लेकिन इन दोनों फसलों का आप एक ही जब गिनोगे तो वो होता है नेट सोन एरिया। और जब इनको आप अलग अलग गिनोगे कि एक फसल रबी की एक फसल खरीफ की अलग अलग गिनोगे तो वो हो जाएगा ग्रॉस सोन एरिया, कुल या अपने सकल बोया गया क्षेत्रफल। भाई कुल जैसे जो होता है हमेशा ज़्यादा ही होता है, तो ज़्यादा कब आएगा, जब इनको दो गिनोगे आप। और कम कब आएगा, कम आएगा नेट में, शुद्ध में, क्योंकि शुद्ध क्या होता है, शुद्ध के अंदर इंप्योरिटीज घटी हुई रहती हैं, है ना। ज़्यादा टोटल होता है ग्रॉस, ग्रॉस के अंदर अपन कुछ घटाते हैं तभी तो नेट निकल के आता है। जैसे अपने ऊपर पढ़ाया था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ग्रॉस हमेशा ज़्यादा होता है, नेट हमेशा कम होता है, ठीक है। तो ये देखा था अपने, तो ग्रॉस के अंदर टोटल आ गया, दो बार गिन ली अपने फसल, एक इसको गिन ली एक इसको गिन ली, ठीक है। और नेट के अंदर इन दोनों फसलों को एक ही बार गिना, क्योंकि भूमि का टुकड़ा तो एक ही है ना, ऐसे। और ग्रॉस के अंदर क्यों गिना, क्योंकि दोनों फसलें अलग अलग हैं, ऐसे। तो क्या बोला, नेट सोन एरिया के अंदर क्या लिखा हुआ, किसी एक भूमि पर रबी व खरीफ की रबी खरीफ फसलों को एक फसल ही गिनना, है ना। और ग्रॉस सोन एरिया में किसी एक भूमि पर रबी व खरीफ फसल को दो फसल गिनना, ठीक है। ये चीज है, भूमि का टुकड़ा देखो दोनों के अंदर एक ही है, ऐसा नहीं है कि इस खेत की और उस खेत की, यार खेत तो दोनों अलग अलग ही हो तो उनकी तो गिनती अलग अलग ही होगी, है ना। यह बात है एक खेत की, तो एक खेत पे रबी और खरीफ ली तो उसको एक ही गिनेंगे तो वो हो जाएगा नेट सोन एरिया। और अगर उनको एक ही खेत पे अलग अलग फसलों को अलग अलग गिनेंगे तो वो हो जाएगा क्या, ग्रॉस सोन एरिया। हो सकता है कि इसमें अपने जायद फसलें भी ली हो जो रबी और खरीफ के बीच में आती हैं, तो वो 3 हो जाएगी उसकी गिनती, ऐसे, ठीक है ना। ये चीज है। तो अभी जैसे अपन जैसे राजस्थान के अंदर जैसे देखते हैं, चलो है नेट सोन एरिया ग्रॉस सोन एरिया अपन ने जैसे देखा, तो देखो वैसे तो देखो जैसे क्या होता है, मैं हुआ बताऊं कि जैसे ये खेत है अपने पास, ठीक है ना। तो अगर अपन इसमें जैसे एक रबी, अपन सिर्फ रबी की फसल ली है ना, खरीफ के अपन ले नहीं है, तो देखो नेट सोन एरिया और ग्रॉस सोन एरिया एक ही होएगा, मतलब 1 ही होगा। क्यों, क्योंकि रबी में एक फसल ले रहे हैं, ग्रॉस सोन एरिया में भी एक ही ले रहे हैं, क्योंकि एक ही फसल ले रहे हैं तो एक ही बार ले रहे हैं। अब क्या है, जैसे अपन ने रबी के साथ जैसे मान लो अपन ने खरीफ भी ले ली, खरीफ भी ले तो सीधी सी बात है कि नेट सोन एरिया तो एक ही होगा, लेकिन ग्रॉस सोन एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना इस चीज़ का। तो ग्रॉस सोन एरिया का डबल है, या और इससे आगे जाते हैं ग्रॉस सोन एरिया अगर अपन 3 है, या यूँ मान लो ग्रॉस सोन एरिया अगर 4 है, तो ये जितनी ज़्यादा है ग्रॉस सोन एरिया उतना ज़्यादा आपको एग्रीकल्चर पोटेंशियल दिखाता है कि कितना ज़्यादा आप इस भूमि के टुकड़े को काम लेने में सक्षम हो। समझ रहे हो ना। अगर नेट सोन एरिया ग्रॉस सोन एरिया एक ही एक है तो इसका मतलब आप इस भूमि की कीमत ही नहीं पहचाने हैं, या आपके पास तकनीक नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उसको दूसरी फसल ले ही नहीं पा रहे हो। लेकिन अगर आप दूसरी फसल भी ले पा रहे हो, तीसरी फसल, चौथी फसल, तो ये दर्शाता है कि आप बहुत ही ज़्यादा एक सक्षम किसान हो, या आपकी जो अपनी जो अर्थव्यवस्था बहुत ही ज़्यादा सक्षम अर्थव्यवस्था
है। तो राजस्थान के अंदर खासतौर पर हम बात करें तो ये ग्रॉस ओन एरिया जो है ना ये 1.5 के लगभग चलता है। पंजाब के अपन बात करें अगर तो ये पंजाब के अंदर ये 3 से 4 चलता है ग्रॉस ओन एरिया। क्यों? क्योंकि उनके बहुत सक्षम है इतना लेने के लिए, अपन इतने सक्षम नहीं है। क्यों? क्योंकि रबी की तो अपन जैसे ले लेते हैं सिंचाई बेच, लेकिन खरीफ जब आता है तो मानसून बेचते तो ज़्यादातर वो नहीं ले पाते हैं अपन ज़्यादातर खेतों के ऊपर, ऐसे है ना। तो ये एक रिलेशन दर्शाता है कि जितना ज़्यादा ग्रॉस ओन एरिया होएगा, नेट सोन एरिया और ग्रॉस ओन एरिया के बीच में जितना ज़्यादा गैप होएगा उतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था है। गैप कैसे देख लो आप, ये नेट सोन एरिया, ये ग्रॉस ओन एरिया एक है, तो मतलब रबी की फसल ही होगी है दोनों में, खरीफ ही होगी है, ठीक है। तो डिफरेंस है दोनों का 0, या मैं डिफरेंस लिख रहा हूँ। नेट सोन एरिया 1 है भाई, नेट सोन एरिया तो हमेशा एक ही रहेगा क्योंकि उसके ऊपर हमेशा एक ही गिनते हैं उसको। लेकिन अगर ग्रॉस सोन एरिया 2 है तो मतलब आपने यार 2 फसलें ली हैं तो आगे डिफरेंस आ गया 1। नेट सोन एरिया 1 है, ग्रॉस सोन एरिया जैसे 4 हो जाता है, 4 फसलें ले लो आप उसके ऊपर, जैसे फार्म पॉन्ड लगा रखा, ग्रीन हाउस करते हो आप, है ना, तो ऐसे करके आप फसलें ले पा रहे हो ज़्यादा, तो डिफरेंस है 3 का। तो देखो उन्नति बढ़ती जा रही है ना, यहाँ डिफरेंस था 0, तो मतलब ठीक है यार काम चल रहा है। 1 है, अच्छा वेरी गुड, 3 है और यार वेरी गुड, पंजाब में जैसे 3 होता है, और जैसे आप दक्षिण भारत में चलाओ तमिलनाडु में जहाँ अच्छे टेक्नोलॉजी सब है 4 है उसके अंदर, ऐसे ग्रॉस होने का। तो ये इन दोनों में एक रिलेशन चलता है ना। वैसे ज्योग्राफी में काउंट करते हैं लेकिन यहाँ आ गया तो आपको पता होना चाहिए, नेट सोन एरिया ग्रॉस सोन एरिया, समझ गया। तो सबसे ज़्यादा जो अपना लैंड यूटिलाइजेशन है वो है नेट सोन एरिया के अंदर। फिर सेकंड जो अपन देखते हैं अपने पास बंजर भूमि है, कल्चरेबल वेस्ट लैंड है ना, मतलब इस पर खेती हो सकती है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या, अपने पास सिंचाई सुविधाएं नहीं है, तो जैसे इंदिरा गांधी नहर है वो इसी को कम कर रही है धीरे धीरे, जो अपन सीलू नहर देखते हैं वो इसी को कम कर रही है धीरे धीरे। तो ये ऐसे है, ये 10% है, कल्चरेबल है, ये बंजर नहीं है। बंजर तो चौथे नंबर पे, अनकल्चरेबल संभव ही नहीं है, गैर मुमकिन, ये मुमकिन है, इसके अंदर मुमकिन है कृषि। ये रेवेन्यू के अंदर आप रेवेन्यू एक्ट पढ़ोगे तो आता है मुमकिन, गैर मुमकिन, तो ये गैर मुमकिन है, ये मुमकिन है, खेती मुमकिन है इसके अंदर। थर्ड नंबर पर देखते हैं फॉरेस्ट, ये अपना 8% है। फिर है कृषि अयोग्य भूमि, अनकंसिडरेबल लैंड 6%, जिसपे अपन सोलर पावर प्लांट बड़ला जोधपुर जैसे अपन जैसे देख रहे हैं वो। फिर लास्ट अपन देखते हैं बाघ, जो अपने जो ग्रोव्स जैसे इनको बोलते हैं, ये हैं अपने 0.09% भूमि के ऊपर, मतलब 1% से भी जैसे कम है ये 0.09 भूमि के ऊपर, ये अपने बाघ, ठीक है ना। बाघ वही जैसे बाघ अपन जैसे देखते हैं रामनिवास बाघ ऐसे, तो सबसे कम, ठीक है। तो ये अपना लैंड यूटिलाइजेशन है कि किस तरह से अपने राजस्थान की धरती काम में आ रही है। सबसे ज़्यादा धरती 54% किस में काम में आ रही है, नेट सोन एरिया के अंदर, वही फसलें हो रही हैं, समझ लो। तो अभी अपना जैसे जो अपन जैसे देखते हैं कि अपन बात कर रहे थे योगदान की, उप क्षेत्रों में योगदान किसका है ना, तो अपन ने बात करी थी वानिकी की, तो वानिकी की वजह से भूमि देख लो ना पहले, तो कितनी 8% काम आ रही है उसमें। तो पहले क्षेत्रफल तो बढ़ाओ तभी तो वानिकी बढ़ेगी, तभी लॉगिंग बढ़ेगी, है कि नहीं। वनी को तो काट के लॉगिंग आएगी, वनी नहीं तो क्या काटोगे, ऐसे घास थोड़ी काटनी है, वन काटने, ये चीज़ समझ गए। तो ये अपना ये 5 इसके अंदर मैंने इसके अंदर आपको बिंदु बताए। बाकी एक वो पाई डायग्राम बना हुआ है आपने, पाई ऐसे बना, उसमें जैसे आप यूँ देखोगे तो ये तो ज़्यादा 50%, लेकिन 50% थोड़ा सा ज़्यादा है जो इधर ये लिखा हुआ नेट सोन एरिया, है ना। ये पाई डायग्राम जैसे आप जो प्रिंट ले रखा है उसके अंदर इतना समझ में नहीं आएगा, वो प्रिंट में ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है। ये अगर आपको जैसे समझना है तो ओरिजिनल PDF अपने साथ रखा करो मोबाइल में, उस PDF के अंदर देखा करो क्योंकि उसमें रंगीन दिखाई देंगे, पाई के अंदर अलग अलग वो कलर भरे हुए हैं ना, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ है, ये आ गया नेट सोन एरिया ग्रॉस सोन एरिया का मैंने डिफरेंस बताया, ये पता होना चाहिए, रेस्ट लूंगा लिखवाऊंगा उसके अंदर, ठीक है ना। लैंड यूसेज के अंदर अपन ये देखा बिंदु संख्या 3। फिर नेक्स्ट अपन जैसे देखते हैं प्रचलित जोत धारक, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स, ठीक है ना। ये इसके अंदर ये चीज़ है, देखो ये प्रचलित जोत धारक ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग्स ये क्या क्या है, देखो इसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सोर्स, कि ये आंकड़ा जैसे जो अपन देख रहे हैं ये स्टैटिक्स आती कहाँ से है, ये राज्य की कृषि गणना होती है। तो जैसे अपने पॉपुलेशन सेंसस होता है, ऐसे एग्रीकल्चर सेंसस होता है, एनिमल सेंसस होता है ना। तो ये कृषि जनगणना कृषि विभाग करता है, और ये जो लेटेस्ट है ये 2015-16 का डेटा ये है, ये सोर्स है। अपन देखते हैं भूमि जोतों की संख्या कितनी है, 2011 के अंदर ये संख्या थी करीबन 68 लाख, 69 लाख समझ लो। 2015 के अंदर ये हो गई 76 लाख, है ना। किन की संख्या, लैंड होल्डिंग का मतलब होता है, देखो इधर देखो, जैसे भूमि के टुकड़े हैं, ये भूमि के टुकड़े ही है, ठीक है, ये लैंड होल्डिंग्स हैं। तो राजस्थान के अंदर जैसे अपन देखते हैं कि भूमि के टुकड़े 2011 के अंदर कितने थे, 68, 69 मान लो, मोटा मोटा 68 69 मान लो।
और 2015 के अंदर भूमि तो वही है ना, भूमि बढ़ेगी थोड़ी, राजस्थान का क्षेत्रफल वही है 342 जो अपन पढ़ते हैं, लेकिन पहले भूमि के टुकड़े 69 थे, अब भूमि के टुकड़े कितने हो गए 76 हो गए, मतलब +7 की वृद्धि हो गई। हुई कि नहीं हुई? नहीं समझे? ये भूमि के टुकड़े पहले थे, अब हो गए, तो मतलब ये और बीच बीच के अंदर ये तरमीम का मतलब होता है ये लाइनें और खिंच गई भाई, जैसे भूमि का टुकड़ा था ये था, ये मेरे पिताजी का था, मेरे दादाजी का था, फिर मेरे दादा के 3 लड़के, तो ये 3 ये विभाजन हो गए, है ना, तो फिर मेरे पिताजी के 3 बेटे, तो ये फिर ये और विभाजन हो गया। समझ रहे हो ना भाई? ऐसे तो होता बंटवारा, ये सॉरी ये ऐसे 3 ही है कि नहीं है, ऐसे ऐसे बंटवारा था। तो भूमि तो वही थी, लेकिन ये टुकड़े होते गए। तो आप समझ रहे हो, ये जोतों का लैंड होल्डिंग्स की संख्या वृद्धि हो रही है 11% की। ये वृद्धि क्यों हुई है आप खुद ही बताओ भाई। भूमि के टुकड़े पहले 69 थे, अब 76 क्यों हो गए? क्योंकि जो अपन जैसे देखते हैं कि जो पहले ज्वाइंट फैमिलियां थी उनके अंदर क्या हो गया, विभाजन चालू हो गया, न्यूक्लियर फैमिलियां आने लगी, है ना, तो इसलिए विभाजन। कई बार बोलते ना संपत्ति का बंटवारा होगा कि भाई भूमि बटेगी सब में, तो बटेगी तो भैया पहले टुकड़े होंगे, टुकड़े होती है लैंड होल्डिंग्स, खेतों की जोतों की जो संख्या थी वो बढ़ गई। तो ये रेवेन्यू एक्ट सॉरी कृषि विभाग जो है, तो ये लैंड होल्डिंग्स गिनता है। तो जैसे आपने जैसे गांव में सुना ही होगा कि खाता खुलवा लिया क्या आपने, कि भाई रजिस्ट्री तो हो गई, फिर जैसे म्यूटेशन होना है, तकासमा होगा और फिर खाता खुल जाता है। खाता खुलने का मतलब इस भूमि के टुकड़े का नंबर पड़ गया रेवेन्यू रिकॉर्ड में कि हाँ भाई ये खसरा नंबर 242 है। फिर जैसे इसको टूट के बनाए तो इस जो भी है तो इसमें बटा कर देते हैं, बटा 13, तो मतलब इसका मेन का तो ये थे, इस भूमि के टुकड़े 13 हुए हैं, 13 में से एक का नंबर ये है, तो बटा पड़ जाती है ऐसे। समझ गए? जमाबंदी पढ़ोगे तो उसमें दिखाई देता है ऐसे। तो ये है खाते, खतौनी जैसे बोलते हैं, खाता खुलना है जोत, तो ये है। तो जोतों की संख्या, अब समझने वाली बात क्या है कि जोतों की संख्या बताता कौन है? कृषि विभाग। उनके अंदर वर्तमान में कितनी वृद्धि हुई है? 11% की वृद्धि हुई है। वृद्धि का कारण क्या है? आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, देखो ये पे कारण क्या है? संयुक्त परिवारों के अंदर वृद्धि, ये है, ठीक है ना, ये है। तो पहले तो ये वृद्धि का कारण ये है न्यूक्लियर फैमिलीज के अंदर आज सोसाइटी का डेवलप होना, ठीक है। फिर तीसरा अपन पढ़ते हैं जोतों का आकार। जोतों का आकार कैसे? जैसे अपन गांव में आपने देखा हो किसी के पास छोटा सा खेत है 2 बीघा का, किसी के पास ज़्यादा खेत है 15-20 बीघा का, तो वो जोतों की साइज है, साइज ऑफ लैंड होल्डिंग, वो अपन यहाँ आप नीचे देख रहे हैं टेबल के अंदर। तो अब देखो ये जोतों का जो आकार है, इसके अंदर ये जो फैक्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये प्री मेन में अंदर ये टेबल काम में आती है ना। देखो मेरी क्लास का महत्व आपके लिए तभी है जब आप इन टेबल का महत्व समझो और खुद बनाना ऐसा सीखो, या जो मैं बनी बनाई दे रहा हूँ उनको याद करो, क्योंकि आप सर्वे में जैसे यही चीज़ देखोगे तो बड़ी कॉम्प्लेक्स रूप में है ये। तो ये जोतों का आकार क्या है, जिसे ध्यान रखने के लिए आपको क्या, आपको देखो अपन इंडस्ट्रीज में पढ़ते हैं कि MSME पढ़ते हैं ना अपन, MSME तो जबान के ऊपर आता है फटी, तो ये क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ मैं, उद्योगों में MSME उद्योग। अब वही MSME है ना, पर वो यहाँ याद रखना है, ठीक है। क्या लिखा देखो, ये देखो MSME है ना। अब एस इसमें क्या कर देना है, एस के साथ एक छोटा एस और लगा देना है ना। ये लैंड होल्डिंग्स में अपन ऐसे पढ़ेंगे, देखो MSME पहले तो यूँ लिख दो, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। अब यहाँ पे अपन एस और लगा दो इसको, ठीक है ना। तो ये जोतों का आकार बन जाएगा। और टोटल कितनी हो जाएंगी देखो, पढ़ेंगे अपन 1, 2, 3, 4 और 5, तो 5 तरह की लैंड होल्डिंग्स इसके अंदर अपने पास आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहला तो लिखा हुआ सीमांत मार्जिनल, दूसरा लिखा हुआ लघु स्मॉल, तीसरा लिखा हुआ अर्ध, है ना, ये अर्ध थोड़ा गलत लिखा, ये अर्ध मध्यम सेमी मीडियम, चौथा है मध्यम और पांचवा है वृद्ध लार्ज। अब देखो ये MSME से कैसे याद रहेगा, इधर देखो पहले MSME बताया था माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एंड इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ कैसे, M से है ये मार्जिनल, ठीक है, S से है क्या स्मॉल, ठीक है, M ये M क्या है, ये है मीडियम, ठीक है, मीडियम है ना। जैसे अपन ने इंडस्ट्रीज में चलते हैं ना, वो का वही सिस्टम चल रहा है। इंडस्ट्रीज में इसको अपन बोलते हैं माइक्रो, ठीक है, इंडस्ट्रीज में एस को बोलते हैं अपन स्मॉल, इंडस्ट्रीज में एम को बोलते हैं मीडियम। इंडस्ट्रीज के अंदर ये, यहाँ पे जोतों में क्या हो गया, एम क्या हो गया, मार्जिनल हो गया, एस वही स्मॉल का स्मॉल रहा है, एम क्या है वही मीडियम का मीडियम रहा है, और ये जो एस है ना, ये क्या बन गया, मीडियम से पहले जो मीडियम आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सेमी मीडियम, है ना, अर्ध मीडियम, सेमी मीडियम। और ये ई जो है ना, वहां तो एंटरप्राइज है, यहाँ ई को अपन क्या कर देंगे, लार्ज आ रहा है, लार्ज में ये आ रहा है, तो ये लार्ज। तो ये MSME एंटरप्राइज अपन को यहाँ पे जोतों का आकार बता देंगे। एम से क्या है मार्जिनल, एस से स्मॉल। आप हिंदी में अगर इसमें कंफ्यूज होते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी स्टूडेंट होते हुए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट होते हुए आप इंग्लिश में लिख दो, मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम और ई से क्या, लार्ज, वृद्ध।
अब आप इंग्लिश में समझो तो आप बोल दो मार्जिनल सीमांत हो गया, स्मॉल लघु हो गया, है ना। फिर पहले मीडियम को लिख दो मध्यम, और फिर एक लाइन बीच में खाली छोड़ो तो मतलब अर्ध मध्यम सेमी मीडियम, और लार्ज का मतलब वृद्ध हो गया। ये देख लो, आप देख लो, पहले तो इंग्लिश में देख लो इधर, एम से मार्जिनल, एस से स्मॉल, फिर मैंने बताया ये एम पहले लिखो मीडियम, और इससे पहले एक एस और है वो सेमी मीडियम, देन लार्ज, एल से लार्ज, ई से लार्ज है। हिंदी में पढ़ेंगे सीमांत, स्मॉल का ट्रांसलेशन लघु है, सेमी मीडियम का अर्ध, पहले मीडियम पढ़ दो, मीडियम का मध्यम है, सेमी मीडियम का अर्ध मध्यम है, और वृद्ध का लार्ज, खत्म हो गया काम। ऐसे तो ये देखो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पांचों क्लासिफिकेशन ये आता है, मेंस के अंदर लिखना होता है अपन को, आएगा तो लिखोगे ना, याद होगा, याद तब होगा जब तरीके से समझो। अब ये है इनका हेक्टेयर, कि कितनी हेक्टेयर भूमि बनाते हैं। तो मार्जिनल फार्मर कौन होता है, जिसके पास क्या है 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है। 1 हेक्टेयर में होता कितना, राजस्थान के अंदर करीबन 3.96 बीघा होता है, 4 बीघा आप समझ लो, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा होता है, ये समझ लो आप, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, जैसे आपको जेडीए से कोई कॉलोनी अप्रूव करवानी है, कोई भूमि का टुकड़ा आप चाहते हो कि यार इसको जेडीए पट्टा दे, तो जेडीए कम से कम 10 हेक्टेयर जमीन की साइज होनी चाहिए अगर आपको जेडीए पट्टा देना है तो 10 हेक्टेयर का मतलब क्या हो गया, 40 बीघा, भाई 1 हेक्टेयर में 4 बीघा, तो 40 बीघा जमीन में कम से कम आप कॉलोनी डेवलप करोगे तो वो जेडीए उसके अंदर रुचि देगा, लेगा, नहीं तो लेगा ही नहीं, ये ऐसे समझ लो आप, ठीक है ना। तो 1 हेक्टेयर के अंदर 4 बीघा, 4 बीघा से कम जमीन भूमि है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मार्जिनाइज फार्मर। 1 से 2 बीघा है तो क्या आ जाएगा, धीरे धीरे ये दिमाग के अंदर ये रखो, एमएसएमई अपने तो खत्म ही यार, बात इतनी सी यहाँ पे ऐसा, 1 बीघा से कम मार्जिनल, 1 से 2 बीघा है तो क्या स्मॉल लघु, 2 से 4 बीघा है तो क्या हो जाएगा ये सेमी मीडियम, 4 से 10 बीघा है तो क्या हो जाएगा मध्यम, और 4 से 10 और 10 से ज़्यादा है तो वो ई हो जाएगा, ई मतलब लार्ज। बात इतनी सी है ना, ये चीज़ है अपने को। और जैसे इसमें आप देखो 2 का पाड़ा चल रहा है, 2 2 2 3 4, 2 5 10, और ये 10, तो पहले तो 1 लिख दो, फिर ये 2 4 10, सीधी सी बात है, भाई 1 लिखा, 2 4 10, और ये 10 से ज़्यादा, और सीधा लिखो ना, 1 से कम आ गया तो वो मार्जिनल हो गया, 1 से 2 हो गया तो पहला वाला चालू हो गया क्या, स्मॉल, 2 से 4 हो गया तो क्या हो गया अपने सेमी मीडियम, 4 से 10 हो गया तो क्या हो गया मीडियम, 10 से ज़्यादा हो गया तो क्या हो गया लार्ज, है ना। तो ये एक बार शुरू में हो सकता है आपको जैसे दिक्कत लगे, इसके अंदर एक बार रिवीजन करोगे सब सेट हो जाएंगे, टेबल में देखो तो मिल रहा है सारा यार, याद ही तो करना है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रतिशत, कि टोटल लैंड होल्डिंग्स में सबसे ज़्यादा कौन सी है, सबसे ज़्यादा है जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम है, 4 बीघा से कम जमीन है, कितनी है, 40%। ये बहुत बड़ी एक चुनौती है एग्रीकल्चर के सामने, जैसे जो अपन देखते हैं ना कि एग्रीकल्चर के सामने चुनौती क्या है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती ये है क्या, खेत की जो साइज है ये छोटी छोटी है। अब जैसे मान लो मेरे पास खेत है 4 बीघा का, 4 बीघा जैसे कम है, 2 बीघा ही है, अब मैं देखता हूँ यार इसके अंदर मैं ट्रैक्टर चलाऊँ, तो मैं ट्रैक्टर जैसे लेके आऊँ खरीदूंगा तो वो इकोनॉमिकली नहीं है, वो जीतेगी तो मेरे गेहूँ बिकेंगे तो 10 साल के अंदर तो ट्रैक्टर की किस्त निकलेगी, क्योंकि बंटवारा हो रहा है ना धीरे धीरे। भाई बड़े खेत में जैसे तो अपन ट्रैक्टर लाए तो बड़ा ला के अपन लिया है, कंबाइनर से अपन काम कर दें क्योंकि उसमें कॉस्ट निकल जाएगी, यहाँ तो कॉस्ट नहीं निकलेगी, लेने के देने पड़ा। तो ये अब ये इकोनॉमिकल नहीं पड़ती हैं, जोतों का आकार छोटा तो हो रहा है, भाइयों ने ज़मीन बांट तो ली, लेकिन फिर खेती करने जाते हैं, इतने से खेत में क्या खेती करेंगे अपन, ऐसे, ठीक है। तो ये है, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो इसलिए फिर इस चुनौती का सामना करने के लिए आता है कोऑपरेटिव फार्मिंग, है ना। IAS में इनमें पिछली बार पूछा गया ये कोऑपरेटिव फार्मिंग, जिसको अपन बोलते हैं सहकारी कृषि। क्या कि सहकारी कृषि क्या है, जैसे ये छोटे छोटे खेत हैं देखो ऐसे, तो सरकार बोलती है कि यार तुम सब, तुम्हारी जिसकी ज़मीन है ना, टाइटल के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन तुम सब ये जो है ना, इस सब मिला के इस खेत को तुम एक खेत बना दो, मतलब ये जो है ना बीच की ये जन्म देख लो मिट गई दूरियां, इसको ये कर दो तुम। अब ये खेत एक बन गया ना, ये खेत एक बन गया ना, अब ये इकोनॉमिकल बन गया, अब इसके अंदर ट्रैक्टर चलाओ आप धर कोई दिक्कत नहीं। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग है ये जो, लेकिन ये इंडिया में फेल हो गई है ना, कई यूरोपियन देशों के अंदर पास हुई है। तो ये क्यों फेल होगी, क्योंकि सरकार कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाई। वो देखते हैं कि आज देशों में देखते हैं कि कोई पड़ोसी का ट्रैक्टर दो अपने खेत में, और लड़ाई हो जाती मान कि ट्रैक्टर थारो ट्रैक्टर मार खेत में क्यों आए, एक हल ही चल जाता है। तो यूँ यहाँ तो सारा पूरा बांधने की बात है, बाउंड्रियाँ ही मिटानी है, तो विश्वास नहीं जीत पाए लोगों का सरकार, इसलिए ये। तो सरकार ने बोला कि यार टाइटल थोड़ी चेंज हो रहा है, टाइटल वो का वही है, लेकिन चूंकि अपने ये बाउंड्रियाँ इतनी क्लियर नहीं है ना। अभी तो गाँव में लोगों को दिखता है कि मेरे खेत की ये बाउंड्री, तो उसको रोज़ वो देखता रहता है, यार अभी मेरा खेत सेफ है मेरे। अब अगले दिन सोचो वो साला बाउंड्री मिट गई तो उसको पता ही नहीं चलेगा,
हाँ, जहाँ कहीं पे जैसे मान लो कोई कुआं है, कोई पेड़ है, वहाँ तो पता लग जाएगा इस पेड़ के इधर ये था, इस पेड़ के उधर। जहाँ पेड़ ही नहीं है, समतल जमीन पड़ी हुई है 60-100 बीघा ऐसी, अब उसके अंदर आप बाउंड्री मिटवाने की बात कर रहे हो, तो सर हमें तो वो रेवेन्यू में पढ़ना नहीं आता यार, हमें तो हमारे खेत में बाउंड्री दिखती थी, अब हमें तो पता ही नहीं। फसल कटने के बाद वापस से फिर अपना अपना खेत संभालेंगे तो पता ही नहीं कहाँ है। पटवारी को बुलाएंगे तो वो बोलता है पहले 10,000 रुपये दो, उसके बाद आऊँगा मैं तो लाइन खींचने, वापस हमारी भेड़ बनाने। भेड़ जिसको अपन बोलते हैं, डोली बोलते हैं, जो नहीं चाहिए तो हमारी, हमारा तो पड़ा रहेगा जमीन, खेती वेती नहीं करनी, मैं तो नरेगा में काम कर लूँगा लेकिन मेरा खेत पड़ा रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, नीचे कोऑपरेटिव फार्मिंग रखो तुम्हारे पास ही। ये था क्वेश्चन। तो क्या चैलेंज है, क्या उसका सोल्यूशन बनाओ, बता दिया, ठीक है ना। ये तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो मॉडर्नाइज होने चाहिए, ठीक है, वो बिल्कुल लाइव उनकी लोकेशन से आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अभी अपन जैसे पढ़ेंगे चैप्टर 3 के अंदर, वो जो अब आ रहा है वो सिस्टम जो ऐसे वो योजना है, तो समन्वय योजना तो आएगा, उसको अपन देखेंगे, है ना। तो सबसे ज़्यादा है सीमांत 40, उसके बाद है अपने स्मॉल लघु 18-22%, देन सेमी मीडियम 18, मीडियम 15, और सबसे कम है क्या, बड़ी जोतें। देखो बड़ी जोतें कितनी कम है, जबकि पंजाब हरियाणा में देखते हैं तो बड़ी जोतें बहुत ज़्यादा है वहाँ। तो बड़ी जोत होने का फायदा क्या कि वो इकोनॉमिकल पड़ती है, ट्रैक्टर चलाना आसान है, कंबाइनर ला सकते हो वहाँ तो, ठीक है। कंबाइनर वो आप देखते हो बड़ी मशीन होती है, ठीक है, उसके आगे जैसे रोटर लगा रहता है, वो खड़ी फसल को काट देती है, तो साथ साथ काट ही देती है, लेकिन हैंड टू हैंड वो क्या करती है, वो इधर तो खड़ी फसल को काटा और इधर साथ में एक ट्रॉली चलती रहती है, अनाज इसके अंदर आता रहता है, और वो जो इधर साइड में एक ट्रॉली चलती है, चारा उसके अंदर चला जाता है, तो वो कंबाइनर होती है वो, जिसमें आप देखो सामने ड्राइवर दिखता है और आगे वो कटर लगे रहते हैं उसके अंदर, ग्रीन कलर में आते जाता है, ठीक है। तो वहाँ चला सकते हैं अपन। तो फिर अपन देख सकते हैं परिवर्तन कि देखो इनमें तो जो मार्जिनल जो लैंड होल्डिंग्स है ना, इनके अंदर तो वृद्धि हो जा रही है। क्यों हो रही है वृद्धि, क्योंकि कारण संयुक्त परिवारों का विभाजन हो रहा है, डिवाइड का साइन है, विभाजन हो रहा है, विभाजन हो रहा है। वो पिताजी के 4 बेटे, 4वें बेटे की, फिर उसके हर बेटे के 2 बेटे, तो वो देखो 8 टुकड़े हो गए पिताजी की जमीन के, ऐसे यही है, सब में वृद्धि हो रही है। देखो उसमें हो रही है, मार्जिनल में हो रही है, लघु में हो रही है, अर्ध मध्यम में हो रही है, मध्यम में हो रही है, और कमी एक में ही हो रही है, किसमें, वृद्ध के अंदर। वृद्ध कौन सी, अपने 10 हेक्टेयर से ज़्यादा, 40 बीघा से ज़्यादा, उसमें कमी हो रही है ना। मतलब कमी क्यों, क्योंकि वो बढ़ ही नहीं रही है, क्योंकि धीरे धीरे भैया अपने न्यूक्लियर फैमिली आ रही है, ये बढ़ती है तो कब बढ़ती है, जब कोऑपरेटिव फार्मिंग होती, ऐसे, ठीक है ना। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक है। हो सकता है कि अपन 10 साल बाद का तो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें, उसके अंदर साल बढ़ के 80% हो जाए, तो सोचो अब आप क्या होगा, कहाँ जाएगी कृषि, ऐसे। तो अपन देखा कृषि की वृद्धि दर आई थी, अभी अपन देख रहे 2% आ रही है। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किसकी आ रही है अपने, तो देखा अपन मत्स्य की, वो इसलिए आ रही है, ठीक है ना। ये है, तो ये जोतों का आकार अपने देखा। फिर अपन जैसे देखते हैं महिला जोत की, जो महिला जोत जैसे जो अपन जैसे कि खेत देखते हैं, तो कितने खेत ऐसे हैं जिनके अंदर की जिनके ओनर अपन महिला पाते हैं, टाइटल, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संख्या, तो संख्या अपन हिस्सा देखते हैं, संख्या में 42%, मतलब जैसे मान लो अपने पास टोटल जमाबंदियां अपन जैसे देखते हैं खाते, तो उनमें 42% के जो हेड है वो अपन को महिला मिलती है, ठीक है, संख्या में। क्षेत्रफल के हिसाब से अपन देखते हैं तो महिलाओं के नाम जो जमीन है वो टोटल जमीन का 25% महिलाओं के नाम वो जमीन है। भाई खातों में देख लो ना, संख्या है 42 और इन 42 के बाद जो जमीन है वो है 25% के लगभग टोटल जमीन का। और इन दोनों के अंदर वृद्धि हुई जा रही है कि दिनों दिन महिलाओं के नाम खाते ज़्यादा खुल रहे हैं। अब सीधी बात है, खाते ज़्यादा खुलेंगे तो उनके अंदर जो क्षेत्रफल है, किसी न किसी खाते में कुछ जमीन तो होगी ना, तो वो क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, तो वृद्धि हो रही है दोनों के अंदर। कारण क्या है, राजकीय योजनाओं का लाभ लेने, जैसे भामा समाज जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए तो महिलाओं के नाम जमीन कराई जा रही है ताकि वो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके, ठीक है ना। तो ये एक इसका ये मेरिट है। तो मार्जिनल जो भूमि है, सीमांत जो जोत हैं, लैंड साइज, लैंड होल्डिंग से, उनमें वृद्धि हो रही है क्योंकि संयुक्त परिवारों का विभाजन हो रहा है, और महिलाओं के नाम जोत में जोतों की संख्या और क्षेत्र में वृद्धि हो रही है। क्यों, क्योंकि राजकीय योजनाओं का लाभ लेने के लिए ये परंपरा राजस्थान के अंदर चली, खासतौर पर भामाशाह योजना, ठीक है। ये है फिर इसके अंदर आगे नेक्स्ट अपन देखते हैं कि मानसून, एक बिंदु संख्या 6 के ऊपर मानसून का वर्णन है। तो सामान्य तिथि राजस्थान में आने की 15 जून है। ये जो अपन जैसे जलवायु वगैरह पर जैसे मेंस में लिखते हैं तो ये फैक्ट काम आते हैं। कोई इकोनॉमिक सर्वे का एक भी फैक्ट आपको ऐसा नहीं है जो कहीं काम नहीं आए, याद होएगा तो काम आएगा। सामान्य तिथि 15 जून 2022-23 के अंदर आया, 15 जून से 30 सितंबर के लगभग, है ना। ये तो अपन जैसे देखते हैं जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, तो 4 महीने, तो देखो 4 महीने के अंदर ही होती है बारिश, जैसे होती है, ठीक है, ऐसा है।
तो अपन जैसे पढ़ेंगे भाई राजस्थान जैसे जुआ है मानसून का, तो अपन देखा पूरा पानी 4 महीनों के अंदर ही बरसा, और ऐसा भी नहीं कि 4 महीनों में भी इक्वल है। जैसे अपन देखते हैं इस बार तो सितंबर में सबसे ज़्यादा हुई, तो पहले जिन्होंने बो दिया था, फिर उनको जब सितंबर में बारिश हुई तो वो जितने भी फसल बोई थी वो सब के ऊपर पानी भर गया, खराब हो गई फसल ऐसे। ठीक है, तो ये मानसून का जुआ इसलिए है। फिर 2022-23 के अंदर मात्रा क्या देखते हैं अपन, 15% अधिक, कई बार तो ये 15% कम अकाल पड़ता है, इसमें 15% से ज़्यादा, और 23-24 पड़ेंगे तो उसमें तो और भी ज़्यादा है कि नहीं, करीबन वो निकल के आएगा, करीबन 70% ज़्यादा हुई है। ऐसी नदियाँ जिनके अंदर एक पीढ़ी ने पानी नहीं देखा, जैसे खासतौर पर लूनी नदी, उसमें करीबन 39 साल बाद पानी आया। ढूंढ नदी करीबन 43 साल बाद उस नदी के अंदर पानी आया, है कि नहीं है। एक पीढ़ी ने तो पूरी नहीं पानी नहीं देखा, उसमें पहली बार पानी देखा है ऐसे। तो इस बार काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई, अब ज़्यादा बारिश होती है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ऐसे, है ना। फिर नेक्स्ट अपने कृषि को अपन क्या बोलते हैं, राजस्थान या भारतीय कृषि को मानसून का जुआ है, गैम्बल ऑफ मानसून। क्यों, बारिश 4 महीने होती है, वो भी अनइवन होती है, ठीक है ना, किसी महीने में ज़्यादा किसी महीने में कम, और टोटल जैसे अपन एवरेज निकालते हैं तो वो कई बार कम हो जाती है, कई बार ज़्यादा हो जाती है। तो अल नीनो ला नीना का इफेक्ट अपन जैसे देखते ही हैं, तो उसका मानसून प्रभावित होता है, क्लाइमेट चेंज, अल नीनो ला नीना। अब जैसे बताने सर्दी ज़्यादा पड़ेगी कि ला नीना एक्टिव हो रहा है, अटलांटिक धीरे धीरे ऐसे ही पैसिफिक, ठीक है। तो ये आपने कोई चीज़ है मानसून। फिर अपन देखते हैं कृषि उत्पादन, है ना, कृषि उत्पादन, एक मिनट, कृषि उत्पादन चलो यहाँ देख लो ना, इसी के अंदर देख लेते हैं, फिर कृषि जलवायु क्षेत्र नेक्स्ट देख लो। कृषि उत्पादन, जैसे अपन कृषि उत्पादन देखते हैं, टोटल हुआ खाद्यान्न उत्पादन 254, है ना, लाख मिलियन टन है ये, है ना, लाख मिलियन LMT, लाख मिलियन टन। खाद्यान्न कितना उत्पादन हुआ, रबी का हुआ 155 LMT, लाख मिलियन टन, और खरीफ का हुआ 90, है ना। अब आप जैसे यहाँ से एक निष्कर्ष निकालोगे तो क्या हुआ, खरीफ इज ग्रेटर देन रबी, सॉरी रबी इज ग्रेटर देन खरीफ, है ना। रबी का मतलब जो विंटर्स के अंदर होती है वो ज़्यादा है, और खरीफ जो मानसून बेस्ड है वो कम है, ठीक है ना। विंटर्स रबी, जैसे रबी के अंदर आपने जो लिख लो, जो वेल नोन जो है वो है गेहूँ सरसों, और मानसून के अंदर जो है वो है अपने बाजरा, सबसे ज़्यादा बाजरा, बाजरा जवार, है ना। जैसे बाजरा आपने जैसे देखा हो, नीचे पौधा होता है, ऊपर उसके ऐसे बाजरे की लगती है, ऐसे बिल्कुल जवार के अंदर होता है, नीचे पौधा और ऊपर ये ऐसे जवार, ठीक है ना। ये खरीफ तो रबी की ज़्यादा है, मतलब गेहूँ की तुलना में ज़्यादा है बाजरे के। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, आप खुद सोचो कि रबी की ज़्यादा खरीफ की कम है, तो मतलब रबी का मतलब क्या हुआ, रबी क्या है, ये सिंचाई बेस्ड होती है, तो धीरे धीरे सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हो रहा है राजस्थान में। मानसून खरीफ वाली कम है, तो ये क्योंकि ये मानसून का जुआ है, कभी मानसून अच्छा हो गया कभी नहीं हुआ, तो इसमें रुचि कम ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि पता ही नहीं यार, जुए के अंदर लोग रुचि क्यों नहीं लेते, पता ही नहीं यार क्या होएगा, तो भैया मुझे तो नहीं लेना ऐसे, है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन अभी धीरे धीरे अपन जैसे पढ़ेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा, तो फसल बीमा में आएगा इस खरीफ का प्रीमियम ज़्यादा है, रबी का प्रीमियम कम है। क्यों, क्योंकि इसमें रिस्क है, क्या है, खरीफ इज नोन फॉर इट्स रिस्क किसकी, मानसून की, क्योंकि ये मानसून बेस्ड है। खफा कैसे खरीफ कैसे खफा, है मानसून से खफा रहते हैं अपन, पता नहीं यार, बहादुर की तरफ देखते हैं तो वो डोकरे जैसे देखते थे गाँव में, कहाँ यार बरसों भी कौन बरसों यहीं जा लो, यहाँ गाजा ही एक बरसों भी कि गड़ घासता एक बरसे का भी क्या, ऐसे तो ये जुआ है। समझ रहे हो आप इस कॉन्सेप्ट को, समझो कि रबी का उत्पादन, रबी का देख लो ना कितना है, 155 है, खरीफ का कितना है 90 है, रबी का ज़्यादा है। तो ये चीज़ क्या दर्शाता है कि सिंचाई सुविधा में धीरे धीरे विस्तार हो ही रहा है साहब। खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान में देख लो, गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, सिलू नहर, विस्तार हो ही नहीं रहा है। सिलू नहर मतलब जो नर्मदा से आ रही है, ठीक है साहब। तो ये अपना कृषि उत्पादन हो गया, ये चीज़ें देखो पता होनी चाहिए। पहले जमाना था जब ये आता 254 वाला क्वेश्चन पूछा जाता, आज ये है कि किस फसल खरीफ का ज़्यादा है, रबी का ज़्यादा है, रबी का ज़्यादा है, क्यों ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है साहब ऐसे। और फिर मेंस में तो इंटरप्रिटेशन का गेम है, कैसे इंटरप्रेट करते हो फैक्ट्स को, आप पे डिपेंड है ऐसे। फिर अपन जैसे देखते हैं तो कोई एक वर्ड यहाँ लिखा हुआ था कृषि का तो मतलब हो गया वही एग्रीकल्चर, एनालाइड एक्टिविटी, चार हो गई, फसल, पशुधन, वानिकी, मत्स्य। अब अपन देख रहे हैं कृषि के अंदर खाद्यान्न जो है ना, खाद्यान्न, फूड ग्रेन्स, खाद्यान्न को बोलते हैं अपन फूड ग्रेन्स। तो यहाँ देखो ये खाद्यान्न के अंदर इक्वल टू, खाद्यान्न में शामिल क्या क्या होते हैं, अनाज और दलहन। भाई खाद्यान्न को अपन ने बोला फूड ग्रेन्स, खाने के जो काम है फूड ग्रेन, इनमें क्या क्या आया, अनाज और दलहन। अनाज को बोलते हैं सीरियल्स और दलहन को पल्सेज। और नॉट इक्वल टू मतलब इनके अंदर क्या शामिल नहीं है, तिलहन, ऑयल सीड जिसको अपन बोलते हैं, जैसे खासतौर पर सरसों, मूंगफली, गन्ना इसमें शामिल नहीं होता है। किसमें, फूड ग्रेन्स में। फूड का मतलब है खाने के लिए, ठीक है ना।
गन्ना ये, और कपास, ये तीनों चीज़ें ऐसे। ठीक है, अब तिलहन आप जैसे बोलो सर खाने के लिए, तो देखो चीज़ अलग है, यहाँ क्लासिफिकेशन की बात है। तो ये 254 LMT लाख मिलियन टन जो है ना, तो इसके अंदर ये उत्पादन अपन ने जैसे देखा है। ठीक है, तो अनाज और दलहन का, दालों का, इधर ये ऑयल सीड्स, तिलहन, तिलहन का लिखा तिल, तिलहन, तिलहन तेल होएगा वो, तो ये सरसों है, उसमें तिल भी उसी में आता है, तिलहन में सरसों है, मूंगफली है, सोयाबीन है, ऐसे ये सब तिलहनों में आते हैं जिनमें से तेल निकलता हूँ। ठीक है, तो फूड खाद्यान्न में अपन ने क्या क्या गिना, अनाज गिना और दलहन गिना। तो ये 254 जो मिलियन टन है, ये किस खाद्यान्न का, रबी का और खरीफ का, 155 प्लस 90 254 है ना। ये पॉइंट्स में है, ये मैंने राउंड ऑफ किया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप इसको 154 कर लो, चाहे ये जो रबी का उत्पादन लिखा हुआ ना 154 कर लो, तो दोनों टोटल हो जाएगा आपको 254। ठीक है, तो खाद्यान्न के अंदर क्या क्या शामिल है, अनाज और दलहन, मतलब गेहूं और दालें शामिल होती हैं फूड ग्रेन्स के अंदर, खाद्यान्न में। इसके अंदर ये नॉट इक्वल टू मतलब तिलहन, गन्ना और कपास शामिल नहीं होता है। ये अच्छा फैक्टर अपने को पता होना चाहिए। राजस्थान में किसका उत्पादन ज़्यादा है, रबी का ज़्यादा है। खाद्यान्नों के अंदर शामिल होते हैं केवल क्या, फूड ग्रेन्स और पल्सेज, मतलब अनाज और दलहन शामिल होती हैं खाद्यान्न के अंदर। खाद्यान्नों के अंदर तिलहन, गन्ना, कपास शामिल नहीं होता। ठीक है, ये टेबल बनी हुई है अपनी इकोनॉमिक सर्वे में, उसमें आप जैसे देख सकते हो कि ये खाद्यान्नों का टोटल लिखा हुआ है 254। मैंने जो PDF आपको दी है उसके अंदर आप मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो उस टेबल में खाद्यान्नों का टोटल लिखा हुआ 254, उसके नीचे लिखा हुआ है रबी और खरीफ, और फिर आगे तिलहनों का चालू होता है डिस्क्रिप्शन उसको टेबल में। ठीक है, ये चीज़ था। फिर इसके अंदर आगे अपन देखते हैं राजस्थान का उत्पादन में स्थान, नीचे टेबल बनी हुई है। उस टेबल को जैसे आप देखोगे तो 4 फसलें ऐसी हैं जिनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वो 4 कौन कौन सी है, सबसे पहले तो बाजरा है, खरीफ की है फसल, बाजरा के बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं क्या, सबसे ज़्यादा बाजरे के बाद अपन देखते हैं सरसों, सेवर भरतपुर के अंदर रिसर्च है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। सरसों का तीसरा है कुल तिलहन, तिलहन का मतलब सरसों भी तिलहन ही है, कुल तिलहन, तिलहन के अंदर कुल तिलहन में अपने मूंगफली आ जाते हैं अपने सारे, तो कुल तिलहन से वो उसको फोकस किया हुआ है। तिल आ गया, सोयाबीन आ गया साथ, तो कुल तिलहन की बात है। और फिर नेक्स्ट लास्ट के अंदर गंवार है ना, यहाँ पे आप लिख लो फली, गंवार की जो फली होती है वो, और ये एक अपन बोलते हैं गंवार गम है ना, गंवार गम जो कभी जिसके भाव थे, ऑयल ड्रिलिंग के लिए काम आता था, अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करते थे, अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे अपन, गंवार गम। तो 4 फसलें ऐसी है जिनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन कौन सी हो गई, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और लास्ट में गंवार, ये। ठीक है, ये गंवार, ये जब मैंने इंटरव्यू दिए UPSC के अपने ICS के, तो 3 इंटरव्यू थे मेरे लगातार अलका सिरोही मैडम के बोर्ड में, और तीनों बार मैडम ये क्वेश्चन पूछते थे, तो मुझे पता रहता था कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैडम क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अलका सिरोही मैडम थे ऐसे, तो गंवार गम, उस समय क्या गंवार गम के भाव बहुत ज़्यादा थे वर्ल्ड वाइड है ना, तो राजस्थान से भी एक्सपोर्ट हुआ था, ऑयल ड्रिलिंग के काम आता था गंवार गम। तो क्वेश्चन ये होता था कि वो कौन सी क्रॉप है जिनमें राजस्थान फर्स्ट नंबर पे है, तो बोलता बाजरा, नहीं वो नेक्स्ट बताओ, सरसों, नहीं वो नेक्स्ट बताओ, तो गंवार गम, क्योंकि वो लिमिटेड पीरियड के लिए था ऐसा। 2 क्रॉप ऐसी है जिनमें अपन दूसरे स्थान पे हैं, वो कौन सी, तो पोषण अनाज, ठीक है, और मूंगफली। मूंगफली के अंदर फर्स्ट गुजरात है, सूरत की मूंगफलियाँ होती हैं, मूंगफला होती है मोटी मोटी। तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 4 फसलें ऐसी हैं जिनमें अपन तीसरे स्थान पे है ना, वो कौन कौन सी है, दलहन मतलब दालें, नेक्स्ट है चना, और नेक्स्ट लिखा हुआ है जवार। देखो फर्स्ट है अपन गंवार में है ना, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, देखो जवार और गंवार को, तो इसलिए मैंने गंवार की फली जो अपन जैसे देखते हैं, और ये जवार है, जवार जो बाजरे की तरह होता है, ठीक है ना, बाजरा। तो बाजरा जैसे बाजरे के ऊपर वो सिट्टा लगता है, सिट्टा इंसान खाते हैं, और नीचे जो पौधा रह जाता है वो जानवर खाते हैं, ऐसे जवार में होता है। जवार जैसे अपन जो देखते हैं अपन आज वो जो गोल्डन मिलेट्स जैसे जो बोला गया, बाजरा, ज्वार, मक्का, तो ये जवार वही है, ठीक है, बाजरे की तरह पौधा होता है इसका। तो नीचे का जो पौधा होता है वो तो पशु खाते हैं, और ऊपर जो सिट्टा लगता है वो इंसान काम आता है भोजन में। और ये लास्ट है सोयाबीन, सोयाबीन वैसे MP में होती है, सोया प्रदेश बोलते हैं MP को, ये सोयाबीन है ना। तो इन 4 में अपन क्या है, चौथे स्थान पे, दलहन, चना, जवार, गंवार नहीं, गंवार तो ऊपर गया, गंवार गम, जो मेरे से पूछा गंवार गम वो तो ऊपर है, ये नीचे जवार, और लास्ट है सोयाबीन। ऐसे करके अपन को टेबल याद रखनी है। तो इस टेबल में अपन ने क्या समझे कि वो 4 कौन से जिनमें अपन फर्स्ट है, बाजरा, बाजरे के बाद सरसों, सरसों आती है, कुल तिलहन, सरसों भी अपने आप में तिलहन ही है, तो कुल तिलहन, और लास्ट में गंवार फली। गंवार फली कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं, जिसे गंवार याद रही है, इसलिए मैंने फली लिखाया था आपको, ठीक है ना, ये गंवार गम ऐसे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, ऐसे करके ये फसलों के अंदर यहाँ पर आ गए। नेक्स्ट आएगा कृषि जलवायु क्षेत्र, उसको अपन नेक्स्ट में देखेंगे।
है ना। तो इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा, मोटा मोटा अपन ने यहाँ से चालू करी थी लैंड होल्डिंग से बात। तो लैंड होल्डिंग से सबसे पहले आंकड़ा कौन देता है, कृषि विभाग देता है, ठीक है ना, कृषि विभाग देता है, जो है 2015 की गणना। वर्तमान में भूमि जोतों की संख्या अपन जैसे देखते हैं कि 2011 के 69 लाख, 2015 में 76 लाख। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि वृद्धि हुई, और वृद्धि कितनी हुई, 11% की है, जो कि एक चिंताजनक विषय है। मतलब लैंड का धीरे धीरे विभाजन बढ़ता जा रहा है। जोतों का आकार क्या क्या अपन ने देखा, ये नीचे देखते 5 प्रकार की जोत अपन ने देखी, उसको याद रखें अपन MS ME से। तो M से क्या, माइक्रो, देन स्मॉल, एक ऐस वर्ड लगा देंगे तो वो सेमी मीडियम, मीडियम और E से लार्ज, ठीक है साहब। 5 प्रकार की जोतें अपन ने देखी, जबकि अपन उद्योग देखते हैं तो 3 ही आते हैं, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, जबकि 5 प्रकार की जोतें हैं यहाँ पे। 5 कैसे बढ़ रही है, एक तो S से बढ़ रही है, E से बढ़ रही है। मार्जिनल वो जिसमें 1 हेक्टेयर से कम है, फिर 102, 2 से 4, 4 से 10 और 10 से ज़्यादा जो है वो क्या, वृद्ध, लार्ज। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल जो है वो किसके, मार्जिनल के अंडर है, 40%, और ये दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है, जो दर्शाता है कि लैंड होल्डिंग्स में विभाजन बढ़ रहा है। महिला जोतों की संख्या अपन जैसे देखते हैं तो संख्या 42% बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या, राज्य के सेवा का योगदान लेने के लिए महिलाओं के नाम जमीन की जा रही है। क्षेत्रों में वृद्धि हो रही है, सर्वाधिक क्या है, सीमांत श्रेणी में वृद्धि हो रही है। सीमांत वही 1 हेक्टेयर से कम, 4 बीघा से कम, 1 हेक्टेयर 4 बीघा, ध्यान रखो। मानसून की सामान्य स्थिति है 15 जून आया, 15 जून से 30 सितंबर, 4 महीने के अंदर ही। इस बार 15% ज़्यादा था। और कृषि राजस्थानी कृषि बोलो चाहे भारतीय कृषि बोल दो, मानसून का जो बोलते हैं। कृषि उत्पादन जैसे अपन देखते हैं, खाद्यान्न रबी का अपने ज़्यादा है 155 टन लाख मिलियन टन, खरीफ का कम है 90, तो रबी इज ग्रेटर देन खरीफ। ये दर्शाता है ना, यहाँ इसमें इक्वल टू करके लिख लो। ये दर्शाता है क्या कि जो इरिगेशन की, जो सिंचाई की जो व्यवस्था है, धीरे धीरे सुविधा है वो बढ़ती जा रही है, इरिगेटेड एरिया बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। फूड ग्रेन्स के अंदर शामिल होते हैं अपने क्या, जो अपन खाद्यान्न फसलें जिनको बोलते हैं खाद्यान्न, उसके अंदर शामिल क्या होते हैं, एक तो अनाज, सीरियल्स, और दूसरा है पल्सेस। CP याद रखना है, CP कैनोट प्लीज, C से सीरियल्स, P से पल्सेस। शामिल जो नहीं होते हैं खाद्यान्नों के अंदर, शामिल नहीं होते वो तिलहन, गन्ना और कपास। गन्ना और कपास तो याद नहीं जाएगा। राजस्थान का उत्पादन में स्थान, 4 फसलें ऐसी हैं जिनमें अपन पहले नंबर पे हैं, बाजरा, सरसों, कुल तिलहन और फली। फली किसकी, ग्वार की फली। 2 है जो दूसरे स्थान पोषण अनाज और मूंगफली। 4 पे अपन तीसरे स्थान पे है दलहन, फिर दलहन के बाद चना, और तीसरा जवार, ठीक है। गंवार ऊपर, गंवार में फर्स्ट है, जवार में थर्ड है, और लास्ट है सोयाबीन, ठीक है, जिसमें अपन 3rd नंबर पे। ऐसे करके ये 2 वीडियो के अंदर था दूसरे में, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर रहते कृषि जलवायु क्षेत्र, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ऑलमोस्ट हर मेंस के ये हिस्सा होता है, कई बार तो 10-10 नंबर के अंदर आया होगा। ये नेक्स्ट के अंदर देखेंगे, ये मैप आएगा इसके अंदर, ये मैप अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, ये टोटल 10 क्षेत्र अपने उसके अंदर, ठीक है। तो ये इसके अंदर वीडियो के अंदर था। अब नेक्स्ट अपन देखेंगे ये एग्रो क्लाइमेटिक जोन। ओके।